हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्कर कोड विद राज। तो आज हम एक और न्यू प्रॉब्लम देखने वाले हैं अपनी डीपी सीरीज़ में, दैट इज़ डंगन गेम, क्या आप इसको बोलिए डंजन गेम। तो प्रॉब्लम देखते हैं कि आगे क्या भी देखेंगे हम प्रॉब्लम, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपको हो सकता है कि आपका रिकर्जन देखने का नज़रिया चेंज हो जाए, डीपी सॉल्व करने का नज़रिया चेंज हो जाए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो बी पेशेंट और इसको ज़रूर देखें, क्योंकि अब इस चीज़ को मैं बार बार आगे नहीं समझाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, तो इसलिए मैं इसी में बहुत सारी चीज़ें कवर करूँगा, क्योंकि ये पर्सनली मेरी बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है, बहुत फेवरेट प्रॉब्लम है पर्सनली। और इससे क्योंकि आपको बहुत सारे कंसेप्ट खुलने वाले हैं, तो प्लीज़ देखें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, तो ठीक है, आप एक राजा हैं, आपकी रानी को कुछ राक्षस उठा के ले गए हैं, और आपको एक 2D ग्रिड दिया हुआ है। 2D ग्रिड का ईच सेल आपका एक रूम रिप्रेजेंट कर रहा है। 2D ग्रिड का ईच सेल आपका एक रूम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और आपकी रानी को उठा के ले गए जी, ये रही आपकी रानी, क्यूट सी, सैड है। और ये रहे आप खड़े हो फर्स्ट सेल पे, ठीक है, फर्स्ट 0,0 पे हो, ठीक। और ये रही आपकी रानी को कहाँ पे कैप्चर कर लिया है राक्षसों ने, M-1 एंड N-1 सेल पे। तो अब आपसे पूछा क्या गया है कि आप मिनिमम कितनी हेल्थ लेके घुसो ताकि आप अपनी रानी को बचा पाओ। अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो बात आती है कि आप अपनी रानी को क्यों बचाएंगे। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी रानी से कितना प्रेम करते हैं। अगर आप रानी से अपनी प्यार करते हैं तभी तो बचाएंगे। तो अब ये सोच के चलिए, प्रॉब्लम यही गिवन है कि आप बहुत सारा प्यार करते हैं अपनी रानी से। तो चलिए प्रॉब्लम पढ़ते हैं। आवर वैलियंट नाइट वॉज इनिशियली पोजिशन एट द टॉप लेफ्ट रूम। तो वैलियंट मीन्स क्या होता है, जो कभी किसी से डरता नहीं है, और करेज यानी आप कबीर सिंह टाइप के राजा हैं बिल्कुल, लाइक किसने टच किया उसको, ठीक है। तो आगे देखते हैं जोक्स अपार्ट। तो द नाइट हैज़ इनिशियली हेल्थ पॉइंट रिप्रेजेंटेड एज पॉजिटिव इंटीजर, कि नाइट की जो हेल्थ होगी पॉजिटिव इंटीजर होगी। और आगे क्या बोला गया है कि नाइट की कभी भी हेल्थ 0 या उससे कम नहीं हो सकती। जैसे ही अगर 0 होगी आपकी हेल्थ, तो आप वहीं पर टपक जाएंगे। इट मीन्स आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो नाइट ने क्या डिसाइड किया अपनी रानी को बचाने के लिए, या तो वो ग्रिड के 0,0 से, या तो वो राइट सेल पे जाएगा। देखिए, नाइट ने डिसाइड किया या तो वो राइट जा सकता है या वो डाउन जा सकता है ईच सेल से, ठीक है जी, हमें ये पता लग गया। और नेगेटिव इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि वहाँ पे डेमन्स खड़े हैं और रूम की रक्षा कर रहे हैं ताकि आप आगे ना पहुँच पाओ। तो आप कुछ भी हेल्थ लेके जाओगे, तो जैसे ही आप नेगेटिव यानी आप राक्षस से लड़ोगे, तो आपकी हेल्थ कुछ कम हो जाएगी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि आपकी हेल्थ 0 नहीं हो सकती। अगर जैसी 0 होगी आप टपक जाओगे और आप आगे नहीं जा पाओगे जी, ठीक है। तो ये इसने प्रॉब्लम में बोल रखा है। अब आगे देखते हैं कि और ग्रिड में कुछ पॉजिटिव इंटीजर भी है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स कि वो आपकी पावर बढ़ाने का काम करेंगे, पावर बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि आपकी पावर जो भी थी तो वो आपकी आगे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। चलिए ये भी समझ में आ गया। तो अब मेन प्रॉब्लम क्या है, पहले तो वैलियंट नाइट, दूसरा रिटर्न द नाइट्स मिनिमम इनिशियल हेल्थ सो दैट ही कैन रेस्क्यू द प्रिंसेस। तो वो बोल रहे हैं कि नाइट्स की मिनिमम हेल्थ कितनी होनी चाहिए कि वो अपनी रानी को बचा पाए। तो ठीक है जी, देखते हैं। अभी आप सब कुछ भूल जाइए कि आपको जो भी कंसेप्ट आता है डीपी का, चाहे डीपी ऑन ग्रिड्स में, डीपी ऑन 1D एरेज में, जो भी कंसेप्ट आता है आप सब भूल जाइए। और अभी आप लेमैन में सोचिए कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आती और आपने कभी डीपी नहीं पढ़ी होती, तो आप इसको कैसे अप्रोच करते। तो ठीक है, तो आपसे पूछा गया मिनिमम हेल्थ, ये रही आपकी क्यूट सी रानी, आपको अपनी क्यूट सी रानी बचानी है। तो आप सोच के देखिए, आपको निकालना है मिनिमम हेल्थ, ठीक है जी। आप हमें मिनिमम हेल्थ निकालना है, हम निकालेंगे। तो आप क्या चेक करते हैं, ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये, कि आप क्या चेक करते हैं। आप सबसे पहले लेके चलते हैं मिनिमम हेल्थ 1, कि मैं 1 हेल्थ लेके अगर घुसता हूँ पहले सेल में, चाहे 1 हेल्थ लेके, तो क्या मैं अपनी रानी को रेस्क्यू कर पाऊँगा। रेस्क्यू मीन्स क्या, कि आपकी पावर कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी सेल में अगर आपकी पावर 0 हो गई, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप यहाँ से कुछ पावर लेके घुसे
और आपकी पावर इट मीन्स यहाँ पे 5, आप यहाँ पे फाइनल पावर लेके घुसते हो 5 और आपने डेमन से फाइट कर ली तो आपकी पावर हो जाएगी 0, राइट। तो अगर आपकी पावर इस सेल पे 0 होगी तो फाइनल सेल पे पहुँचने के बाद भी आप अपनी रानी को रेस्क्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपकी पावर किसी भी सेल पे 0 ना हो। तो ठीक है, तो सबसे पहले लेमन टर्म्स में अगर मैं सोचता तो मैं क्या सोचता कि मिनिमम हेल्थ सबसे पहले मैं 1 लेके चलूँ, और मैं क्या देखूंगा 1 लेके, क्या देखूंगा कि क्या मैं 1 हेल्थ से अपनी रानी को रेस्क्यू कर सकता हूँ। तो अगर मैं अपनी 1 हेल्थ से रानी को रेस्क्यू कर सकता हूँ तो मैं रिटर्न 1 ही कर दूंगा, क्योंकि मुझे मिनिमम हेल्थ लेके चलना है। फिर अगर मैं 1 से रेस्क्यू नहीं कर पाया तो मैं इंक्रीज़ करूँगा, दैट इज़ 2, अपनी मिनिमम हेल्थ को इंक्रीज़ करूँगा कि मैं 2 से चेक करूँगा कि मैं 2 पावर लेके अगर घुसता हूँ तो क्या मैं 2 से अपनी रानी को रेस्क्यू कर सकता हूँ। सिमिलरली ऐसी 3, 4, 5, 6 ऐसे टिल मैं चेक करता रहूँगा। आप ये चेक करते रहेंगे। तो आप ये सोच के देखिए, कुछ ये कंसेप्ट कुछ लीनियर सर्च ऑन आंसर टाइप नहीं हो गया कि आप लीनियर सर्च लगा रहे हैं किस पे, आंसर्स पे, लीनियर सर्च ऑन आंसर्स, कि आपको पता है कि आपका आंसर या तो 1 हो सकता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही आपका आंसर हिट होगा वहाँ से आप रिटर्न कर जाएंगे अपना आंसर, और जैसे ही आप रिटर्न कर जाएंगे अपना आंसर तो आगे का लूप चेक नहीं होगा। बट आपको नहीं पता है कि आपकी हेल्थ कितनी हो सकती है कि आप अपनी रानी को रेस्क्यू कर पाओ, आपको वही बताना है। तो ठीक है, आपको मेरी बात समझ में आई गई होगी कि आप सबसे पहले क्या करते, पहले मिनिमम हेल्थ 1 लेके चलते, फिर 2 लेके चलते, फिर 3 से चेक करते, 4 से चेक करते, ठीक है जी। तो आप क्या करते, सबसे पहले एक लूप लगाते। कैसे लूप लगाते, देखिए आप लूप लगाते ऐसे, फॉर एम एच दैट इज रिप्रेजेंटिंग मिनिमम हेल्थ आपकी 1 हो सकती है। अभी आपको नहीं पता आपका जो हेल्थ है वो कहाँ तक जाएगी, तो आप क्या करते, एम एच कंडीशन, ये वाली जो कंडीशन जो हम लिखते हैं फॉर लूप में वो हम नहीं लिखते, ठीक है, हमें नहीं पता कब रुकने वाला है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एम एच प्लस प्लस, ठीक है। फिर मुझे एक फंक्शन लिखना पड़ता, इफ़ एक फंक्शन लिखना पड़ता है दैट इज़ कैन सर्वाइव, क्या मेरा राजा अगर 1 हेल्थ लेके घुसा तो क्या रानी को रेस्क्यू कर लेगा, तो 2 लेके घुसा तो क्या रानी को रेस्क्यू कर लेगा, जो सबसे मिनिमम होगी वो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। तो ठीक है, तो मैं कैन सर्वाइव में मुझे क्या क्या पास करना पड़ता है, एक तो डंगन, ये जो 2D ग्रिड दिया हुआ है इसका नाम डंगन है, ठीक है जी। एक बार प्रॉब्लम आप खुद से भी ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो ये डंगन है, तो आप क्या क्या पास करते, एक डंगन पास करते, दूसरा आप क्या पास करते बताइए, अ, आपको डंगन पास कर, दूसरा आपको आई कॉमा जे पास करना पड़ता कि आपको रो और कॉलम ट्रेवर्स करने हैं। तीसरा आपको क्या पास करना पड़ता, आप एम एच मिनिमम हेल्थ की मिनिमम हेल्थ 1 से, 2 से, 3 से आप पहुंच सकते हो कि नहीं। चौथा, और एम कॉमा एन भी आप पास कर सकते हो। एम कॉमा इज एन इज व्हाट, एम इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ रोज, एन इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अब कैन सर्वाइव हम लिखें कैसे, कैसे लिखें कैन सर्वाइव। तो अब आप सोच के देखिए, बस आप सोच के देखिए आपको क्या करना है। देखिए आपको क्या करना है कि आप मिनिमम हेल्थ के साथ घुसते हैं, किसी मिनिमम हेल्थ के साथ घुसते हैं। लेट्स अज्यूम अभी के लिए फ़िलहाल, अगर आप एक काम करिए 9 हेल्थ के साथ अगर आप घुसते हैं, तो जब आप 9 हेल्थ के साथ जैसे ही आप घुसेंगे तो आपके फर्स्ट सेल पे कुछ इफेक्ट आएगा। फर्स्ट सेल पे अगर आपके कुछ इफेक्ट आता है तो कितना इफेक्ट आएगा, -2 का। क्यों, अब ये आपकी पावर या तो इंक्रीज हो सकती थी या डिक्रीज हो सकती थी। तो अभी आपकी पावर क्या होगी, डिक्रीज होगी। और क्या हो गया, आपकी पावर होगी 7। तो अब आप सोच के देखिए, आप घुसे हो 9 एनर्जी के साथ और अब आपकी पावर हो चुकी है 7। अगर आप 7 पावर से आगे ग्रिड में अगर आप ट्रैवर्स करते हो और अपनी रानी को बचा पाते हो, आप कहाँ-कहाँ मूव कर सकते थे 7 पावर, अभी आपके पास 7 पावर है, तो आप इधर मूव करते, अगर आप इधर मूव करते तो आपकी पावर 4 हो जाती, और अगर आप इधर मूव करते तो आपकी पावर 2 हो जाती। ठीक है? येस, येस और नो? तो अब यहाँ पे सोचना है बस आपको, जस्ट बस इतनी सी बात सोचनी है कि अगर आप 7 पावर से अगर आप राइट जाओ, चाहे डाउन जाओ, ठीक है? अगर अपनी रानी को सेव कर लेते हो, तो आप अपनी रानी को रेस्क्यू कर लोगे। सिमिलरली आप यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, आपकी पावर यहाँ पे 4 होगी। तो इस 4 पावर से आप या तो इधर मूव कर सकते हो या आप इधर मूव कर सकते हो।
यहाँ पे आपकी पावर क्या हो जाएगी, 4 से 3 + 3 7, यहाँ से आपकी पावर हो जाएगी व्हाट, 4 - 10 दैट इज़ -6। आपको पता है वैसे तो हम हेल्थ ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अब आप मान लीजिए अगर 4 पावर से इधर चले गए, तो आप क्या चेक करोगे? 7 पावर से क्या मैं अपनी रानी को रेस्क्यू कर सकता हूँ? कहाँ से? इस सेल से अगर मैं आगे जाता हूँ, तो क्या 7 पावर से अगर इस सेल से आगे जाता हूँ, 7 पावर लेके अगर आगे जाता हूँ, ठीक है? नेक्स्ट सेल पे, इधर तो जा ही नहीं सकता, इधर जाऊँगा। तो अगर मैं 7 पावर से इसके आगे मैं अपनी रानी को रेस्क्यू कर पाऊँगा कि नहीं? तो आप ये देखिए यहाँ पे अगर आप सोचेंगे, तो आप एक ही चीज़ बार-बार कर रहे हैं। एक ही चीज़ बार-बार करने का मतलब क्या है? सिमिलर प्रॉब्लम बार-बार सॉल्व कर रहे हैं। अब यहाँ पे मिनिमम हेल्थ लेके घुसे, फिर आपने चेक किया कि आपकी आपके सेल पे कुछ इफ़ेक्ट आया, 9 - 2 दैट इज़ 7। क्या आप 7 पावर से या तो आप इधर जाइए या आप इधर जाइए। क्या अपनी रानी को किसी भी पाथ से सेव कर सकते हैं? फिर आप मान लीजिए लेट्स अज्यूम बस आप इधर चले गए, तो आप फिर आपकी सेल पे फिर से कुछ इफ़ेक्ट आया, जो आप पावर लेके इधर घुसे इस वाली सेल पे, आपके सेल पे फिर से कुछ इफ़ेक्ट आया दैट इज़ 7 - 3 दैट इज़ 4। फिर से आप चेक करिए कि इस वाली 4 से अगर मैं 4 पावर लेके आगे जाता हूँ, तो क्या मैं अपनी रानी को बचा पाता हूँ? और 4 पावर से भी आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इधर जाइए या आप इधर जाइए। तो मैं यहाँ पे बस आपको एक चीज़ बस फ़ोकस करवाना चाहता हूँ क्या, कि आप सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम बार-बार सॉल्व कर रहे हो। हाँ, और हमें पता है जब भी हम सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, या हमारी मेन प्रॉब्लम हमारे सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करती है, दैट मीन्स हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, रिकर्जन। हमें ये हमने ये बहुत बार सुन लिया है, बहुत बार देखा है प्रीवियस लेक्चर में कि हम रिकर्जन कब कब अप्लाई कर सकते हैं, कब कब हम अपने रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं, या तो मैं सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम्स मैं बार बार सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए मैं सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहा हूँ कैसे, कि मैं बार बार जाता हूँ, सेल पे इफेक्ट आता है मेरी पावर का कुछ, और फिर मैं आगे चेक करता हूँ उस पावर से आगे मैं ट्रैवर्स कर सकता हूँ क्या, अपनी रानी को रेस्क्यू कर सकता हूँ क्या? यही तो कर रहा हूँ, बताइए यस और नो। तो आप यहाँ पे सोच के देखिए, आपके पास है कैन सर्वाइव फंक्शन, आप उसमें I, J और मिनिमम हेल्थ, इसका मतलब क्या, अभी आप I, J पे मिनिमम हेल्थ के साथ घुसे हो, ठीक है? अब इसकी जैसे ही आप घुसे होगे, तो अब आपके सेल पे कुछ इफ़ेक्ट आएगा। क्या इफ़ेक्ट आएगा? मिनिमम हेल्थ या तो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी या डिक्रीज़ हो जाएगी, किससे? जो भी डंगन ऑफ आई जे पे वैल्यू पड़ी है। अब आपको क्या चेक करना है? अब ये जो मिनिमम हेल्थ हो गया, जो चेंज हो चुकी है, इससे आप कैन सर्वाइव, या कैसे कैन सर्वाइव क्या? I+1, J, इस मिनिमम हेल्थ, ये चेंज मिनिमम हेल्थ है, ये चेंज मिनिमम हेल्थ है। क्योंकि मैंने जाते ही पहले अपडेट किया अपने फंक्शन में, और इधर CS I, J+1, ये जो बची हुई एम हेल्थ है जो चेंज हुई जैसे ही मैं सेल के अंदर घुसा, I, J, ये फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा कैन सर्वाइव फंक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे ही मैं I, J पे मिनिमम हेल्थ लेके घुसा, ठीक है, तो मेरी सेल पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा, और जब सेल पे इफेक्ट पड़ जाएगा, जब सेल पे इफेक्ट पड़ जाएगा, तो मैं उस पावर से इफेक्ट आफ्टर इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट, ये पावर क्या है? आफ्टर इफेक्ट। क्या मैं अब इस आफ्टर इफेक्ट वाली पावर से अपने 2 डायरेक्शन में मूव कर सकता था। तो इन दोनों में से किसी डायरेक्शन से मैं अपनी रानी को रेस्क्यू कर सकता हूँ क्या? अगर मैं इन दोनों अपनी रानी को रेस्क्यू कर पाऊँ, इन दोनों किसी भी एक डायरेक्शन से मैं अपनी रानी को रेस्क्यू कर पाऊँगा, तो मैं आंसर क्या रिटर्न कर दूँगा? ट्रू। येस और नो। ठीक है? या तो ये क्या है? ये वाला पाथ कौन-सा है? ये वाला डाउन वाला पाथ है। ये वाला पाथ कौन-सा हमारा? राइट वाला पाथ है, मैंने मूव कर लिया। ये बात आपको समझ में आई? तो डाउन या राइट में से किसी में से भी ट्रू मिल गया, चाहे दोनों में से ट्रू मिल गया। मैं अपना आंसर क्या, मेरे को ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से ट्रू चाहिए, नहीं। चाहे मैं इस वाले पाथ पे जाऊँ, तो वहाँ से ट्रू मिल जाए, चाहे मैं इस वाले पाथ पे जाऊँ, चाहे यहाँ से ट्रू मिल जाए। किसी भी एक पाथ से अगर मैं ट्रू ट्रू मिल गया मुझे, तो इट मीन्स जो मैं एमएच पावर लेके घुसा था, जो मैं मिनिमम हेल्थ पावर लेके घुसा था I, J पे, उससे मैं अपनी रानी को रेस्क्यू कर सकता हूँ। येस और नो? तो कैन सर्वाइव फंक्शन ऐसे ही लिखेंगे। कैन सर्वाइव फंक्शन कैसे हो जाएगा? जैसे ही पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रहा कैन सर्वाइव फंक्शन। किस टाइप का है ये? बूलियन टाइप का, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स रिटर्न कर रहा है। ट्रू मीन्स आप अपनी रानी को रेस्क्यू कर चुके हो। और आपने क्या क्या पास किया? डंगन, इंट डंगन, I, J जो रो और कॉलम ट्रैवर्स करेगा। उसके बाद आपने क्या पास किया है? अपना मिनिमम हेल्थ, अभी आप किस मिनिमम हेल्थ से चेक कर रहे हो? दूसरा M, N की ग्रिड की लेंथ और
नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपने पास कर दिया। तो जैसे ही सबसे पहले गए, आपके सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। सेल के इफेक्ट से आपकी पावर कम होगी। ठीक है जी, आपकी पावर कम होगी। कितनी कम होगी? डंगन ऑफ आई जे जी, इतनी कम होगी। ठीक है, और फिर आगे और चेक करिए। अब आप क्या चेक रखो, अब ये जो पावर है, अब क्या करोगे? बूलियन डाउन से क्या मेरी मैं अपनी रानी को बचा सकता हूँ? कैन सर्वाइव। क्या पास करूँगा डाउन के लिए? ये डंगन, ये वाला डी डंगन है, नॉट डाउन। और डाउन के लिए मैं कहाँ जाऊँगा? I+1 कॉमा जे। अब ये वाला एम एच में पास कर दूंगा, क्योंकि एम एच में मैं घुसते अपने फंक्शन में इफेक्ट आ चुका है। तो मैं रिमेनिंग एम एच और एम कॉमा एन, सिमिलरली मैं ये राइट के लिए निकाल लूँगा। कैन सर्वाइव डंगन I, J+1 एम एच। इस रिमेनिंग हेल्थ से मैं क्या अपनी रानी को सर्वाइव कर सकता हूँ, रेस्क्यू कर सकता हूँ? अगर जैसे ही मैंने रेस्क्यू कर लिया, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? डाउन और राइट। ठीक है, ये मैं रिटर्न कर दूंगा। तो अभी मैं इसको कोड में लिख के दिखाता हूँ अच्छे से, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है जी, कैन सर्वाइव देखिए हम लिखते हैं और सोचिए। सबसे पहले आपका लूप चलेगा कैसे? इंट मिनिमम हेल्थ, एम एच ही लिख दो, एम एच इक्वल टू 1 से लेके, अब आपको पता नहीं है कि आपका कब कब तक रोकना है। आप कंडीशन मत लगाइए और प्लस प्लस कर दीजिए। क्या ये आपका वैलिड रूप रहेगा? आप मान लीजिए आप कैन सर्वाइव लिख देते हैं कि आपका राजा सर्वाइव कर पाता है कि नहीं। आपने क्या क्या पास किया था बताइए? आपने एक पास किया डंगन, दूसरा आई कॉमा जे, ठीक है, और एम कॉमा एन, या एम एच बोल दीजिए पहले, फिर एम कॉमा एन बोल दीजिए। एम कॉमा एन क्या आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एम कॉमा एन आपका नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स। इंट एम दैट इज इक्वल टू व्हाट? बताइए, बताइए। डंगन डॉट लेंथ, और इंट एन आपका क्या हो जाएगा? डंगन। अभी आप देखिएगा, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली यहाँ पे। डंगन जीरो डॉट लेंथ, ठीक है जी, ये हमने कर लिया। और देखिए आई कॉमा जे मुझे पास करना होगा क्या? क्योंकि आई कॉमा जे तो है नहीं यहाँ पे। हर बार मुझे मैं मिनिमम हेल्थ कुछ भी होगी, जब मेरी एम एच 1 हुई, तो मेरे को तो बार बार 0,0 से चेक करना है ना। ठीक है, कि मैं 0,0 से फाइनल पहुंच पा रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं पहुंच पाया, तो यहाँ से मैं क्या रिटर्न कर दूंगा? अपना सीधा मीन एम एच। ठीक है, और सीधा एम एच रिटर्न हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है? एक प्राइवेट बनाता हूँ, प्राइवेट बूलियन। मुझे कैन सर्वाइव फंक्शन लिखना है। कैन सर्वाइव फंक्शन लिखेंगे, और उसमें मैं क्या क्या पास करूँगा? इंट डंगन। ठीक है जी, डंगन पास कर दिया। दूसरा इंट आई, जो मेरा रो को ट्रैवर्स करेगा। इंट जे, और इंट, बताइए और क्या पास करना है आपको? इंट मिनिमम हेल्थ, मिन हेल्थ, और आप क्या पास कर रहे हैं? इंट एम कॉमा इंट एन। जी ठीक है जी, आपने ये सब पास कर दिया। अब आप सोच के देखिए, अब जैसे ही आप घुसेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी हेल्थ को, मिन हेल्थ को अपडेट करिए, क्योंकि हर एक सेल पे आपका क्या होगा? इफेक्ट पड़ेगा कि आप या तो आपकी पावर इंक्रीज होगी, या आपकी पावर डिक्रीज होगी। तो ठीक है जी, आपने जैसे ही घुसे, आपने डंगन ऑफ आई जे अपनी पावर को इफेक्ट किया। फिर आप क्या चेक करोगे? क्या चेक करोगे? क्या मैं इस इतनी जो पावर बची है, और अगर मैं राइट जाता हूँ, तो क्या अपनी रानी को बचा सकता हूँ? तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगा बताइए आप? मैं कैन सर्वाइव कॉल करूंगा, और मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे? डंगन। इसमें तो कुछ नहीं होने वाला। और राइट जा रहा हूँ, तो मेरा क्या बढ़ेगा? J+1। या जो पावर बचे, उससे क्या मैं अपनी रानी को बचा सकता हूँ? क्योंकि ये जैसी किसी भी आई कॉमा जे पे सेल का इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, या तो मेरी पावर इंक्रीज होगी, या मेरी पावर डिक्रीज होगी। और मैं क्या चेक कर रहा हूँ? जो मेरी पावर बची आफ्टर लड़ाई, चाहे इंक्रीज, डिक्रीज और इंक्रीज, तो मैं उतनी पावर से मैं अपने आगे वाले सेल से अपनी रानी को बचा सकता हूँ क्या? तो अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे ये कर दिया, और मीन हेल्थ मैं क्या कर दूंगा? मीन हेल्थ सेम, क्योंकि मैं अपडेट कर चुका हूँ मीन हेल्थ को। और फिर उसके बाद एम कॉमा एन। ठीक है जी, ये पास कर दिया। और सिमिलरली मैं यहाँ से क्या करूँगा? अपने राइट से भी मंगा लूँगा। राइट से मैंने मंगा लिया, मैं अपने डाउन से भी मंगा लूँगा। क्या मैं अब बच्चे हुए पावर से डाउन से नीचे वाले पाथ से मैं क्या ला सकता हूँ क्या? अपनी रानी को बचा सकता हूँ? तो अब आप सोच के देखिए, किसी भी किसी भी पाथ से अगर आपने अपनी रानी को बचा लिया,
किसी भी पाथ से अगर आपने अपनी रानी को बचा लिया तो आपका आंसर क्या रिटर्न होना चाहिए? रिटर्न ट्रू होना चाहिए। इफ़ इट मीन्स या तो आपका राइट, देखिए देखिए देखिए, या तो आपका राइट और किसी से भी वो आ जाए। और क्यों? क्योंकि आपका और क्या कंडीशन क्या चेक करता है कि अगर आपका ट्रू फॉल्स है तब भी आपका ट्रू होगा, चाहे फॉल्स ट्रू है जब तब भी आपका ट्रू होगा। सिर्फ आपका फॉल्स फॉल्स जब होता है तब आपका फॉल्स आंसर आता है, जब और में। ठीक है, तो इट मीन्स अगर किसी भी पाथ से मैं अपनी रानी, किसी भी पाथ से अगर मेरे को ट्रू आ गया, इट मीन्स मैं वहां से अपनी रानी को बचा सकता हूँ। येस और नो। मैं यहाँ से क्या रिटर्न कर दूंगा? बताइए क्या रिटर्न कर दूंगा? रिटर्न ट्रू। ठीक है, अदरवाइज मेरे को क्या रिटर्न करना पड़ेगा? रिटर्न फॉल्स। अब आप सोच के देखिए, क्या इस पूरी कंडीशन को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था? इस पूरी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रिटर्न डाउन और राइट। किसी से भी अगर ट्रू आ गया, किसी भी एक पाथ से ट्रू आ गया तो मैं ट्रू, अगर दोनों में फॉल्स है तो दोनों में फॉल्स। ठीक है जी, ठीक है। अब आप सोचिए, अब आपको पता है, अब आपने इतने डीपी ऑन ग्रिड्स के प्रॉब्लम करे तो आपको एक चीज़ पता है। क्या पता है? कि सबसे पहले अब मेरे को बेस केस लगाना पड़ेगा कि मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू एम ना हो जाए, और जे ग्रेटर देन इक्वल टू एन ना हो जाए। राइट, एक तो ये केस बनेगा। दूसरा केस क्या बनेगा? बताइए, आप बताइए, सोच के बताइए मुझे। दूसरा बेस केस क्या बनेगा कि आप कहाँ पहुँच चुके हैं? आप कहाँ पहुँच चुके हैं? आप पहुँच चुके हैं सीधा, आप पहुँच चुके हैं सीधा कहाँ पे? अपने लास्ट सेल पे, यानी आप अपनी रानी के पास पहुँच चुके हैं। कितने हेल्थ से? इतने हेल्थ से अगर पहुँच चुके हैं तो इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा येस और नो। इसके बाद आपको अपना केस लगाना पड़ेगा। कैसे? इफ़, बताइए। इफ़ आई इक्वल टू एम माइनस वन हो जाए एंड एन जे इक्वल टू एन माइनस वन हो जाए, इट मीन्स वॉट? आप क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न ट्रू, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं। लेकिन इससे पहले एक और चेक आपके पास लगाना पड़ेगा कि आपका किसी भी सेल में मीन हेल्थ जो है आपका, वो लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया तो वहां से आप रिटर्न कर दीजिए फॉल्स, क्योंकि उस वहां से जैसे ही लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया तो आपका राजा आगे नहीं मूव कर सकता, क्योंकि आपको मिनिमम पावर वन रखनी पड़ेगी। तो आपने ये चेक कर लिया, फिर आपने एक चेक कर लिया क्या कि मैं अपने लास्ट सेल पे पहुंच गया तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। ठीक है जी। और एक चेक आपने क्या कर लिया? आउट ऑफ बाउंड का। अगर आप आउट ऑफ बाउंड चले गए, यानी आप मान लीजिए आउट ऑफ बाउंड या ग्रिड से कॉल करते करते, जैसे मानिए अगर आपने जो कॉल किया है अभी, तो हो सकता है ना, इट कैन पॉसिबल, मान लो आप इस सेल से इस सेल पे खड़े हो, यहाँ से आप कॉल करते करते गए, कॉल करते गए, कॉल करते गए, आपने इधर भी कॉल कर दी, तो आउट ऑफ बाउंड अगर आपने कॉल कर दी तो यहाँ से आपको क्या रिटर्न करना पड़ेगा? रिटर्न आपको करना पड़ेगा फॉल्स। ठीक है जी, तो ये भी आपने लिख दिया, ये भी केस हैंडल कर दिया आपने, रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो हम सारे केस हैंडल कर चुके हैं क्या? बिल्कुल कर चुके हैं। और अब मुझे ये भी बताइएगा, आपने इस मीन हेल्थ के बाद आपने ये कंडीशन क्यों लगाई है? इससे पहले क्यों नहीं लगाई? ठीक है, ये ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आपको पता लग जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसलिए लगाई गई है क्योंकि हर एक सेल के इफेक्ट के बाद ही तो मैं देखूंगा ना कि मैं अपनी रानी को बचा पाए कि नहीं। मान लीजिए मैं लास्ट सेल पे पहुंच भी गया और मिनिमम हेल्थ प्लस इक्वल टू डंगन ऑफ आई जे क्या, मैं लास्ट सेल पे पहुंच गया, और अगर उस समय भी मेरा मिनिमम हेल्थ लेस देन इक्वल टू जीरो हो गया तो मैं वहाँ से रिटर्न फॉल्स कर जाऊंगा। मैंने आपको बताया था, अगर लास्ट सेल पे भी पहुंच गए कि आपकी एनर्जी जीरो हो गई तब भी आप रानी को नहीं बचा सकते। और अगर आप लास्ट सेल पे पहुंच गए उसके बाद अगर आपकी हेल्थ लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं होती तो तब तो आप आराम से बचा लोगे अपनी रानी को, ट्रू रिटर्न कर जाओगे वहाँ से। अदरवाइज आप कॉल करिए। ठीक है जी, ये हो गया। अब इसको रन करके देखिए, क्या ये रन होता है? क्या ये कोड हमने सही लिखा है? देखिए, कुछ गड़बड़ हुई है। कैन सर्वाइव की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। कैन सर्वाइव कैप्स, और कुछ गड़बड़ है यहाँ पे? नहीं, दो ही एरर थे। तो अब देखिए, अब ये रन होता है क्या आपका टेस्ट केस? जी बिल्कुल रन हो रहा। अब इसको सबमिट करके देखिए, लाइए इसको। ठीक है जी, सबमिट करा आपने। आपके कितने टेस्ट केस चल रहे हैं? 41। ठीक है, ठीक है। अब एक बार ये हमने क्या लगाया? लीनियर सर्च। लीनियर सर्च लगाया। एक बार मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करवा दूं क्या आपको? ठीक है, अब आप एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी एनालाइज कर लीजिए। ये लूप वर्स्ट केस में कितनी बार चलने वाला है? एच बार। जो भी आपका एच होगा, जो वर्स्ट केस में एच होने वाला उतनी बार चलेगा, जो भी आपका आंसर होने वाला है उतनी बार चलने वाला है। तो वर्स्ट केस में एच कितना होने वाला है वो हम देखेंगे अभी। तो वर्स्ट केस में हम निकालेंगे। ठीक है, एच बार चलेगा ये लूप। और
फॉर ईच एम एच आपका कैन सर्वाइव को होगा, और कैन सर्वाइव की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है आपकी 2m+n। आपको पता है क्यों? तो ये मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ। अभी हमारे 2 कॉल्स लग रहे हैं, तो इधर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2m+n होने वाली है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? h इंटू 2m+n। और ईच बार चलेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2m+n। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, हमें पता है रिकर्जन स्टैक बाद में क्लियर होता है। अगर आपको ड्राई रन मैन अगर आपने देखा हो रिकर्जन का पार्ट 1, तो हमारा जो जब हम ड्राई रन करते हैं तो बाद में सारा स्टैक क्लियर हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है। लेकिन स्टिल वर्स्ट केस में हमारी मेमोरी कितनी यूज़ होगी? ऑर्डर ऑफ m+n, राइट। m+n कॉल सी हमारा स्टैक, ये कौन सा स्टैक स्पेस। तो ठीक है जी, आपको एक चीज़ तो ये पता लग गई। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं। दूसरा आप ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करते हैं। कैसे? यार आपने लीनियर सर्च तो लगा लिया, एक काम करिए ना, आप एक बाइनरी सर्च लगा लीजिए। यहाँ पे बाइनरी सर्च तो आपको पता है ना, लीनियर सर्च से ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होता है। येस और नो? अब बाइनरी सर्च आप कैसे अप्लाई करेंगे? बस हल्का सा चेंज करेंगे हम, और बाइनरी सर्च में हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले लो, लो क्या होगा? दैट इज़ 1। क्यों? सबसे कम मिनिमम हेल्थ कितनी हो सकती है? 1। हाई क्या होगा? चलिए अब हम हाई देखते हैं एक बारी। हाई हमें वर्स्ट केस में कितना रखना पड़ेगा? आप अगर इसके कंस्ट्रेंट को ध्यान से देखें, देखिए इसका कंस्ट्रेंट देखिए, एम और एन वर्स्ट केस में 200 हो सकता है। एम हो सकता है 200 और एन हो सकता है 200। और जो डंगन ऑफ आईजे है, डंगन ऑफ आईजे -1000 और 1000 के बीच में हो सकता है। तो अब यहाँ से सोच के देखिए थोड़ा सा, कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि एम आपका हो सकता है 200 वर्स्ट केस में, एन हो सकता है आपका 200। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। और दूसरा, अब आप एक और चीज़ सोचिए, जो डंगन ऑफ आईजे है वर्स्ट केस में कितना हो सकता है? -1000 से, इसको करते हैं प्लस, ये हो सकता है, और -1000 से +1000। अब आप सोच के देखिए कि वर्स्ट केस में एच कितना यूज़ होगा आपके पास। देखते हैं हम वर्स्ट केस में एच कितना यूज़ होगा, कैसे निकालेंगे। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या सोचेंगे, कि देखिए ईच सेल पे मान लीजिए आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई सा भी वर्स्ट केस में 200 लेंथ का ही 2D मैट्रिक्स दिया हुआ है। सोच के देखिएगा बस यहाँ पे, ये मैंने बना दिया कुछ भी। ठीक है, हर एक पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 1000। अब आप ये सोच के देखिए कि हर एक पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है? 1000। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम इतने, मैं हर एक में राक्षस पड़े हुए हैं, और मैं कितनी मिनिमम एनर्जी लेके जाऊँ कि मैं तब भी सर्वाइव कर लूँ। हर एक में राक्षस है, तो 1000 हो गए। तो अब एक और चीज़ सोच के देखिए, आप आए, आपको पता है अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो देखी है मिनिमम पाथ सम वाली, या यूनिक पाथ 1 वाली, तो आप अपनी रानी तक पहुँचने के लिए कितने टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ करते? टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूज़ कितने करते? m-1 प्लस n-1। m-1 वॉट? m-1 डाउन्स, n-1 राइट्स। तो ये हो जाते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपके m+n-2। हाँ, लेकिन इस केस में देखिए, जब आप आ रहे हो, तो आप इस वाले स्टेप को भी गिन रहे हो, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सेल का इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे भी आपका सेल्फ इफेक्ट आ रहा है। फिर आप आगे जाओगे, यानी एक इफेक्ट आपका यहाँ पे आ चुका है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यानी 0,0 के लिए भी आपको ऐड करना है। तो आपका टोटल मूव्स कितने लगने वाले? m+n-2 + 1। और तो आपके टोटल मूव्स कितने हो गए? टोटल स्टेप्स हो गए। इट मीन्स आप इतने टोटल स्टेप्स में आप अपने क्वीन के पास पहुंच सकते हो। और हर एक सेल पे कितनी की एनर्जी का लॉस हो रहा है? -1000 का। तो इट मीन्स आपको मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए होगी? m+n-1 इंटू 1000 एनर्जी चाहिए होगी, ताकि आप अपनी रानी तक पहुंच पाओ। लेकिन ये 1000 एनर्जी कितनी होगी? आप ये सोच के देखिए, अगर आप इतनी ही एनर्जी लेके घुसे, तो आप यहाँ पे पूरी पावर 0 कर जाओगे। आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं सारे एम इंटू एन इंटू 1000 क्यों नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप कोई सा भी पाथ लीजिए, क्योंकि आप सारे सेल थोड़ी ना ट्रेवर्स करोगे एक बार में, सारे सेल। आपका कोई सा भी पाथ होगा तो इतने नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स ही यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो एच वर्स्ट केस में कितना हो जाएगा? इतना, +1 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने किंग को मारना नहीं है। तो एम की वर्स्ट केस वैल्यू कितनी है? 200, प्लस एन की कितनी है? 200। इस -1 को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला। ये 1000 + 1 दैट इज़ क्या हो गया? 400 इंटू 1000। इट मीन्स 4 इंटू
10⁶ आपकी वर्स्ट केस h की वैल्यू हो सकती है। मतलब कि इससे ज़्यादा, इससे ऊपर आपका आंसर नहीं आने वाला। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ऊपर आपका आंसर नहीं आने वाला। +1 और कर दीजिए, इससे ऊपर आपका आंसर नहीं आएगा। तो इट मीन्स तो +1 में ज़्यादा इफेक्ट तो है नहीं। तो हम एक काम करते हैं क्या, तो हमारा हाई कितना हो गया, हाई आपको अब समझ में आ गया होगा। जब लीनियर सर्च लगा सकते हैं तो इसमें इट मीन्स मैं क्या लगा सकता हूँ यहाँ पे, बाइनरी सर्च भी। तो मैं हाई को क्या रखूँगा, हाई को क्या रखूँगा इस बार, 4 × 10⁶ +1 रख लेते हैं, इतना ही। या आप इसको और थोड़ा-सा और करना चाहते हैं तो ये वैसे तो राउंड फिगर में ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा 4 × 10⁷, लेकिन आप कर सकते हैं क्योंकि आपकी आइट्रेशन, लेकिन इससे आइट्रेशन बहुत बढ़ जाएगी आपकी। तो एक काम करते हैं, हम इतना ही रख लेते हैं, 4 × 10⁶ रख लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। इससे ऊपर तो हमारी हेल्थ जाने नहीं वाली है, हमें ये पता है, ठीक। ये आपका हाई हो गया। और फिर आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, मिड निकालेंगे इस बार, सीधा मिड। कैसे निकालेंगे, लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 करेंगे तो आपका मिड आ जाएगा, आपको पता है। और आप क्या करेंगे इस बार, जो मिनिमम हेल्थ एक एक करके जो आप चेक कर रहे थे ना, अब आप सीधा मिड से चेक करेंगे। मिड से लेट्स अज्यूम कि आपका मिड आ गया 5। अगर आप मिड, अब मिड से चेक करेंगे कैसे, अगर आप मिड से, इस मिड से अपने रानी को बचा पाते हो तो इट कैन बी पॉसिबल कि इससे कम में भी आपका आंसर आ जाए, इससे कम में भी। तो अब अगर आप मिड से अपने रानी को बचा पाते हो तो आप अपने क्या करोगे, इस रेंज में भी चेक करोगे, इस रेंज को क्या कर दोगे, डिस्कार्ड, ठीक है। अब इस रेंज में अब आप चेक करोगे कि इसमें से कि कोई क्या कोई कम आंसर है, इससे कोई कम आंसर है। देखिए ना आपको, आप क्या कर रहे हो इस बार क्या कर रहे हो, लीनियर सर्च ऑन आंसर्स की बजाय आप यूज़ करो BS ऑन आंसर्स। आपका आंसर्स क्या क्या हो सकता था, मिनिमम हेल्थ या तो 1 हो सकता था, 2 हो सकता था, टिल आपको मैंने निकाल के दिया कहाँ जा सकता है, 4 × 10⁶ वर्स्ट केस तक जा सकता है। तो आप क्या करोगे, अब इसका मिड निकालोगे, अब आप मिड निकालोगे और मिड से चेक करोगे क्या इस मिड मिनिमम हेल्थ से, इस मिड मिनिमम हेल्थ से क्या अपनी रानी को आप बचा सकते हो। अगर आप अपनी रानी को इस मिड से हेल्थ से बचा पाए तो आप क्या करोगे, मान लीजिए लेट्स अज्यूम करते हैं आपका मिड आया यहाँ पे 6, हमें पता है नहीं आएगा लेकिन स्टिल आपका मिड आया है 6। तो इट मीन्स हम क्या करेंगे, इतने रेंज में और चेक करके आएंगे, क्यों, क्योंकि हमें मिनिमम आंसर निकालना है। क्या पता इसमें से भी हमारा कोई मिनिमम आंसर आ जाए तो हम अपने आंसर को अपडेट कर देंगे। और अगर मैं नहीं बचा पाया तो हम आगे ट्रैवर्स इस वाले रेंज को डिस्कार्ड कर देंगे, इस वाले रेंज में चेक करेंगे, आपको पता है। तो सिंपली बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स कैसे कन्वर्ट हो गया, देखिए इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अपने कोड को बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स में। सिंपल है, कैसे, देखिए कैसे। अब मैं क्या करूँगा, इस बार ये लूप लगाने की बजाय मेरे को क्या चाहिए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे रखना ही है, कमांड C। लीनियर सर्च ऑन आंसर से तो बेटर ही हो जाएगा हमारा, जो बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स है लीनियर सर्च ऑन आंसर से तो बेटर हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इंट लो दैट इज़ व्हाट 1, इंट हाई, हाई मिनिमम क्या कर रहे हैं, बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स, तो यानी लो और हाई हमारा एक आंसर कैन पॉसिबल। तो वर्स्ट केस में हेल्थ हमारी कितनी जा सकती थी, मैंने आपको करके बताया 4 × 10⁶। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4 × 10⁶ को, देखिए आप ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी लिख सकते हो, और बाकी 4 1 6 ऐसे करके भी लिख सकते हो, 4 × 1 6 ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वाइल लो लेस देन इक्वल टू हाई, क्या करूँगा, इंट मिड निकालूंगा। और कैसे निकालूंगा बताइए, आपको पता है, लो बाय 2 करेंगे हम सीधा। और अब चेक करेंगे क्या मैं इस मिड से अपने रानी को बचा सकता हूँ, कैन सर्वाइव। मैं कॉपी कर देता हूँ, इस बार जो मैं MH पास करता है इस बार मैं मिड पास करूँगा। अगर मैं अपनी रानी को मैं बचा पाया तो आंसर एक वेरिएबल बना लूँगा आंसर, उसमें डालूंगा मिड। और मैं क्या करूँगा, अब अगर मैं अपनी रानी को बचा पाया तो मेरे को अब क्या करना है, अपनी रेंज को छोटा करना है। और अगर अपनी रेंज को छोटा करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बताइए, हाई को मिड -1 पे लाना पड़ेगा, एल्स एल्स लो को मिड +1 पे लाना पड़ेगा, राइट, यस और नो। और ये देखिए इफ़ मैंने 2 बार लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इफ़ कैन सर्वाइव फंक्शन ऐसे ही लिख सकते हैं, कैन सर्वाइव हो गया, ठीक है जी। ये कर लिया हमने, और रिटर्न यहाँ से हम क्या कर जाएंगे, अपना आंसर। तो क्या ये कोड आपका चलने वाला है बताइए मेरे को,
क्या ये कोड चलने वाला आपको ये समझ में आया ना? लो और हाई। अच्छा, मैं इंट आंसर में भी हाई डाल देता हूँ अभी, फिर अपडेट करता रहूँगा अपना आंसर। इंट आंसर में मैंने हाई डाल दिया क्योंकि आंसर को मेरे को अपडेट करना है। मिड से मैं अपडेट करता रहूँगा। तो क्या ये कोड आपका चलेगा बताइए? बिल्कुल चलेगा। इसको रन करके देखिए। कैन सर्वाइव डंगन 00 मिड एम एन। क्या कुछ गड़बड़ होगी क्या? अच्छा, 3 ब्रैकेट्स डल गए। तो अब इसको रन करके देखिए। क्या इससे अब आपका आंसर आता है? देखिए बिल्कुल चल रहा है। अब आप इसको सबमिट करिए। अभी भी आपके 41 टेस्ट केस ही चलेंगे इसके, ज़्यादा डिफरेंस आएगा नहीं। बेशक आपकी, लेकिन बट आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी कम हो चुकी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो चुकी है। देखिए 41, 45। तो मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको बस अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे आप करते। अगर आपको इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं आता तो ब्रूट फोर्स आप कैसे अप्रोच करते। अगर तो देखिए, अब एक बारी बाइनरी सर्च के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एनालाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये रहा मेरा कोड बाइनरी सर्च का। नीचे ले जाते हैं इसको। ठीक है जी, ये रहा मेरा कोड बाइनरी सर्च का। आप लिख चुके होंगे, लिख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके। तो अब मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करूँ तो आपको पता है ये वर्स्ट केस में कितनी बार आइट्रेशन चल रही होगी, लॉग एच। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी चेंज नहीं हुई है। ये अभी भी क्या है, 2 की पावर m+n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, लॉग एच इंटू 2 की पावर m+n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बस कितना यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बस ऑर्डर ऑफ m+n, वर्स्ट केस में रिकर्जन स्टैक। दैट इज ठीक है, करेक्ट। अब आप सोच के देखिए, बस मैं आपको एक चीज़ क्या सोचवाना चाहता हूँ यहाँ पे, कि इट कैन बी पॉसिबल जब रिकर्जन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, जब भी हम रिकर्जन अप्लाई करते हैं तो इट कैन बी पॉसिबल कि हमारे ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रहे हों। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोच के देखिए, यहाँ पे क्या सोचिए, इस बार आपके वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स कितने हैं? आई वेरिएबल है और जे वेरिएबल है। क्या आपका मिनिमम हेल्थ भी वेरिएबल है क्या? सोच के देखिए, बिल्कुल है मिनिमम हेल्थ वेरिएबल। हाँ, तो इस बार आपके कितने वेरिएबल्स आ गए हैं, 3 वेरिएबल्स। और मैंने आपको क्या बोला है, जब भी आपके जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी 3D एरे बनता है। यानी इस बार डीपी एरे कितने का बनेगा? मैं डीपी लगा सकता हूँ, इधर डीपी लगा सकता हूँ, अभी भी इधर डीपी लगा सकता हूँ, राइट। तो डीपी अगर मैं इधर लगाता हूँ, मान लीजिए इस रिकर्जन जो मैंने रिकर्जिव फंक्शन लिखा है इसमें मैं डीपी लगाता हूँ, मैं इसको मेमोइज करता हूँ। क्या करूँगा मैं इसको मेमोइज? तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3D एरे लेना पड़ेगा, 3D एरे। तो 3D एरे में कैसे आंसर स्टोर होगा? आप सोचिए, मैंने मान लीजिए बूलियन 3D एरे ले लिया मैंने आपका। ठीक है जी, आपको पता लग गया 3 वेरिएबल है, तो मैंने 3D बूलियन डीपी ले लिया, न्यू बूलियन। अब जब मैंने ये ले लिया तो ये वर्स्ट केस में इसके जो न्यू बूलियन है ये क्या होगा, एम एन। और यहाँ पे तीसरा वेरिएबल क्या, दैट इज हेल्थ, मिन हेल्थ आपका। अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोच के देखिए जी, कि जो एम है वर्स्ट केस में वैल्यू इसकी कितनी है, 200। इसकी कितनी है, 200। अब इसकी कितनी है मिनिमम हेल्थ की वर्स्ट केस वैल्यू, 4 × 10⁶। मैंने आपको बताया। अब आप एक काम करिए, अब यानी आप कितने स्पेस यूज़ कर रहे हो, आप कितना स्पेस यूज़ कर रहे हो, 200 इंटू 200 इंटू 4 × 10⁶। आपको तो वर्स्ट केस से इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसको। तो आपने कितना स्पेस यूज़ कर लिया, इसका कितना आ गया, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 16, 16 × 10⁻⁶ और 10⁻10। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻10। इतना स्पेस आप यूज़ कर रहे हो, अभी भी स्पेस फॉर ईच। अगर आप जावा में एक एक बूलियन, यानी मान लीजिए आप इतना से इतना तो सेल बना चुके हो, इतने सेल्स आपके होने वाले हैं, इतने सेल्स आपके होंगे, वर्स्ट केस में इतने सेल्स होंगे। और ईच सेल पे बूलियन वैल्यू आप ट्रू या फॉल्स स्टोर करोगे, और ट्रू और फॉल्स होता है 1 बाइट का। तो आपने टोटल स्पेस कितना यूज़ कर लिया, 1.6 इंटू 10⁻10 इंटू 1 बाइट। यानी आपने कितना यूज़ कर लिया, 1.6 इंटू 10⁻10। ये सॉरी, ये 10⁻10 है, मैं इसको ये 16 इंटू 10⁻10 था, तो ये 10⁻11 होगा। ठीक है, ये मैंने इसको चेंज नहीं किया, 1.6 इंटू 10⁻11, 10⁻11। ठीक है जी, ये हो गया 10⁻11, ये हो गया 10⁻11, ये हो गया 10⁻11। तो इतने बाइट्स आप यूज़ कर रहे हो। और इसको ज़रा कन्वर्ट करना एक बारी,
1 GB इज इक्वल टू वॉट, 1024 MB, राइट। इसको मैं राउंड फिगर में लिख लेता हूँ 10 की पावर 3 MB राउंड फिगर में। अब आप सोच के देखिए, अब 1 MB इज इक्वल टू वॉट, 1024 KB, किलो बाइट्स। और इसको भी मैंने लिख लिया 10 की पावर 3 KB। ठीक है जी। अब आप इसको और देखिए, 1 KB इज इक्वल टू 1024 कितना बाइट्स, बाइट्स के बराबर होता है, यानी B बाइट्स। तो इसको भी मैंने लिख लिया 10 की पावर 3 बाइट्स। ठीक है, तो यानी मैं इस क्या बोल सकता हूँ, 1 GB इज इक्वल टू 10 की पावर 9, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 9 बाइट्स। अब जरा इसको 10 की पावर 9 से डिवाइड करिएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसी नहीं, यानी ये 10 की पावर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 की पावर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 10 की पावर देखिए क्या हो जाएगा, 2। इट मीन्स इट इज इक्वल टू वॉट, 1.160। ठीक है, 160 GB। और ईच एंड वेरिएबल आपके कहाँ स्टोर होते हैं, रैम में। और ये सारा काम आपका रैम में हो रहा होगा, और 160 GB रैम आपको लग जाएगा अगर आप 3D एरे वर्स्ट केस में इतना बना देंगे, MN मिनिमम हेल्थ इतना बना देंगे। आप क्यों बना रही है, आप सोच रहे हैं कि मैं सारे स्टेट्स का मतलब क्या है, जो भी M और N, यानी जैसे मान लीजिए 0 0 हेल्थ कभी 1 हुई, हाँ 0 1 हेल्थ कभी 5 हुई, सारे स्टेट्स के लिए आपने एक बना दिया और सबका आंसर आप स्टोर करते हुए चलेंगे। आपने कितना स्पेस ले लिया, 160 GB स्पेस। क्या आपकी रैम इतनी ज़्यादा होती है, आपकी रैम होती है 8 GB रैम, 16 GB रैम, 32 64, ज़्यादा 128। आपने बस इतने इस प्रॉब्लम के लिए 160 GB रैम, 8 GB रैम यूज़ कर ली है, सुपर कंप्यूटर लग जाएगा। ठीक है, और फिर भी आपका कोड फट जाएगा, क्योंकि रैम में भी बहुत सारी मेमोरी अलग अलग चीज़ों के लिए डिवाइड होती है, और आपने वेरिएबल्स के लिए इतनी ज़्यादा रैम ले ली है। तो इट मीन्स आप क्या इतना स्पेस बना सकते हो, नहीं बना सकते। तो आप क्या करें भैया, डीपी लगाने के लिए अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम अक्कर हो गई, तो अब डीपी लगाने के लिए हम लोग क्या करें, एक काम करते हैं ना, हैश मैप बना लेते हैं। हैश मैप बना लेते हैं, और हैश मैप क्या स्टोर करता है आपको पता है, की वर्सेज वैल्यू। आप बोलोगे भैया की क्या बनाए, तो ठीक है, की वर्सेज वैल्यू स्टोर करता है। तो की क्या बन सकती है, आप सोच के खुद ही बताइए, आपकी की क्या बनेगी। जो भी आपका वेरिएबल है वो, तो अब की जैसे मैं बता रहा, मैं देखिए मैं की बनाता हूँ कैसे। मैंने एक स्ट्रिंग बनाई जिसको मैं की बोलूँगा। सॉरी, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो गई, इसको मैं साफ़ कर देता हूँ। यहाँ पे बनाता हूँ स्ट्रिंग की। और की क्या बन सकता है, देखिए वेरिएबल क्या क्या है, एक तो आई प्लस जे। ठीक है, उसको आप स्ट्रिंग में वो कर दीजिए। कैसे कर लोगे आप, देखिए आई प्लस, देखिए यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लगा दिया, प्लस जे। ठीक है जी, प्लस जो भी आपका हेल्थ है, यहाँ पे स्पेस आपने दे दिया है, ये हो गया आपका हेल्थ। क्या ये स्ट्रिंग हो सकती है, इट मीन्स, क्योंकि देखिए ना आपका ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स क्या हो सकता है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम यही हो सकता है ना, आई जे और हेल्थ जो है कभी रिपीट रिपीट हो जाए, आई जे हेल्थ आपका कभी रिपीट हो जाए, ये तो हो सकता है। तो आपका की बन गया। और अगर कभी आपका रिपीट हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसमें क्या स्टोर करवा लूँगा, ये यहाँ पे की स्टोर करवाऊँगा। और अगर मैंने इसका आंसर सॉल्व कर लिया तो यहाँ पे मैं क्या स्टोर करवा लूँगा, ट्रू। अगर अगर आंसर ट्रू आ गया तो, अगर फॉल्स आ गया तो मैं फॉल्स। ऐसी की चेंज होता रहेगा और मैं अपना आंसर ट्रू फॉल्स स्टोर करवा लूँगा। और कभी सेम प्रॉब्लम अगर रिपीट हुई, सेम प्रॉब्लम अगर कभी रिपीट हुई, तो मैं अपना ये क्या, ये मैमो, ये डीपी हैश मैप से मैं अपना आंसर एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। आपको ये बात समझ में आई कि भैया मैं बोलता था ना हमेशा 3D एरे, 3D एरे बनाना पड़ेगा आपको। 3D एरे तो बना बना सकते हो, लेकिन बट आपका स्पेस कितना लग जा रहा है वर्स्ट केस में। अब ये सोच के देखो, यहाँ पे 3D एरे बस आपका छोटी मोटी प्रॉब्लम, छोटे मोटे टेस्ट केस के लिए चल जाएगा। लेकिन अगर अगर कोई टेस्ट केस ऐसा है जिसमें वर्स्ट केस से सारी वैल्यू इनिशियलाइज है, तो वो फट जाएगा, वो नहीं चलने वाला। आपका लैपटॉप हैंग हो सकता है। आप चला के देखिएगा, मैं नहीं चला रहा हूँ। तो आपको ये मे भी समझ में आएगा कि मैं इसको मेमोराइज़ कैसे कर रहा हूँ। तो ठीक है, मेमोराइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखिए पहले तो स्क्रीन इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं इसको मेमोराइज़ करने वाला हूँ। तो मेमोराइज़ करने के लिए मुझे क्या पास करना पड़ेगा, बताइए बताइए। मैं क्या स्टोर कर रहा हूँ, एक मेरे को मैप बनाना है जिसमें स्ट्रिंग होगी
स्ट्रिंग क्या है, की कॉमा और होगा बूलियन वैल्यू। ठीक है, मैप मैंने पास कर दिया, मैप मैं डीपी मैप बोल देता हूँ, डीपी मैप। ठीक है, डीपी मैप। और अब आपको पता है, जब आप डीपी लगाते हो तो आप कैसे डीपी लगाते हो, दो दो स्टेप यूज करते हो और आपका क्या कन्वर्ट हो जाता है, आपका रिकर्सिव कोड मेमोराइजेशन में। तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, अगर आप उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व कर चुके हो तो आप वहीं से रिटर्न कर जाइए। तो ठीक है जी, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा, एक स्ट्रिंग की कैसे बनाऊंगा, आई प्लस, मैं एक काम करता हूँ, की में मैं कुछ भी ले सकता हूँ, मैं एक कॉमा डाल देता हूँ यहाँ पे, प्लस जे प्लस, फिर से कॉमा डाल देता हूँ यहाँ पे, प्लस मिड, मिड हमारी मीन हेल्थ। ठीक है जी, ये बना लिया। ठीक, की मैंने जब बना लिया तो मैं क्या चेक करूँगा, क्या मेरे डीपी मैप डॉट कंटेन्स की, ठीक है, क्या की पड़ा है क्या, अगर की पड़ा है तो मैं उसको सॉल्व कर चुका हूँ, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, डीपी डॉट गेट जो भी है, अगर उसके आगे ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स, डीपी डॉट गेट की। अदरवाइज मैं क्या करूँगा, कॉल करके अपने आंसर को स्टोर करवाऊंगा। कैसे कैसे स्टोर करवाऊंगा, अच्छा एक और चीज़ कर लीजिए, यहाँ पे जब आपने यहाँ पे ये कंडीशन लिखी है, इसको क्या करिए, कमांड एक्स, इसको ऊपर कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे भी आप अपना आंसर स्टोर करवा लीजिए, बेस केस का भी आंसर आप स्टोर करवा सकते हैं, डीपी डॉट पुट वॉट की कॉमा ट्रू, क्योंकि यहाँ से अगर हम यहाँ पे पहुँच गए हैं और हमारी पावर जीरो नहीं तो ट्रू ट्रू रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है जी, एक हमने ये कर लिया। दूसरा, अब अदरवाइज मुझे पूरा आंसर भी स्टोर करवाना पड़ेगा, कैसे स्टोर करवाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, बूलियन रिजल्ट बना लेता हूँ। रिजल्ट कैसे बना लूँगा बताइए, ये डाउन और जो राइट राइट है यही तो मेरा रिजल्ट है। ठीक है, ये बना लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपना आंसर स्टोर करवा लूँगा। कैसे, डीपी मैप डॉट पुट की कॉमा रेस, और यहाँ पे मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, जो भी मेरी वैल्यू आएगी, या तो मैं रेस भी रिटर्न कर सकता हूँ या डीपी डॉट गेट की भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिटर्न कर दिया। और यहाँ पे क्या मैं पास करूँगा, डीपी मैप, मैंने अभी पास नहीं किया है, यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, डीपी मैप। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं क्या बना लूँगा, हैश मैप, ये मेमोराइज हो चुका है जी। ठीक है, आपको मे भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे मैं बना लूँगा हैश मैप स्ट्रिंग कॉमा बूलियन का, इसको भी डीपी मैप ही बोल देते हैं, न्यू हैश मैप। आप मैप इंटरफेस भी यूज़ कर सकते थे बनाने के लिए, तो हैश मैप ये बना लिया। और यहाँ पे क्या यूज डाल देते हैं, डीपी मैप। लेकिन एक बात का बस आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आप किसी के लिए आंसर बना चुके हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी मिड के लिए आंसर बना चुके हैं, आप चेक कर चुके हैं, और अगर आपका वो मिड आंसर नहीं होता या आंसर होता है तो आप दूसरे मिड के लिए चेक करेंगे, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डीपी मैप को क्लियर करना पड़ेगा, ताकि आपका जो है प्रीवियस आंसर से कोलैप्स ना हो। कि प्रीवियस आंसर, अगर मान लीजिए प्रीवियस आंसर से ही आपका जो कोलैप्स हो गया, तो उससे आपका आंसर मैनिपुलेट हो सकता है। तो इससे आपको डीपी मैप को अपना क्लियर करना पड़ेगा, राइट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आप इसको रन करके देखिए, ये अभी आपका डीपी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, एग्जैक्ट फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, मैं बस आपको बता रहा था कि अगर आप रिकर्जन लिखते हो, देखिए कुछ एरर आई, कंपाइलेशन एरर, रिटर्न डीपी डॉट गेट की, इस लाइन पे आई है 33 डीपी डॉट गेट की, डीपी डॉट पुट मैं कर चुका हूँ, क्या पुट में की रेस कर चुका हूँ, रिटर्न की स्पेलिंग सही है, डीपी मैप है यार, डीपी मैप है, डीपी मैप है, और डीपी मैप इधर पास कर रखा हूँ, डीपी मैप पे आप देखिए कितने एरर्स थे, देखिए कहीं और है क्या, कुछ कंपाइलेशन एरर, डीपी डॉट गेट की कर रहा हूँ मैं कहीं पे एक और जगह, दैट इज़ लाइन नंबर 45, ये यहाँ पे भी आप डीपी मैप करिए। ठीक है, अब आप देखिए अब आपका चलता है कि नहीं, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन नहीं है डीपी का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इसको सबमिट करके देखिए, इससे भी टीएलई आने वाला है, मेमोराइज भी कर देंगे आपका, इसका इससे भी टीएलई आने वाला है।
क्यों? अब हम वो देख लेते हैं। देखिए फिर से 41 चल रहे हैं। तो अब बोलेगा भैया जब हमने मेमोराइज़ नहीं किया था, तब भी हमारा टीएलईआर था, अब भी हमारा टीएलईआर है। तो फ़ायदा क्या हुआ? लेकिन इस बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस बार आप एनालाइज़ करेंगे अगर आप इस बार हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज़ करते हैं। हर बार आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो रही है, क्योंकि मैं आपको बस एफिशिएंट कोड लिखने का तरीका समझा रहा हूँ कि आप कैसे-कैसे लिख सकते हो। ठीक है? ये अभी फाइनल सॉल्यूशन नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन हम अगली वीडियो में देखेंगे, जिसमें हम मेमोराइज़ेशन, टैबुलेशन और स्पेस ऑप्टिमाइज़ेशन देखेंगे। तो अब आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज़ करिए। ये जो कोड लिखा है आपने जब मेमोराइज़ कर दिया, अगर रिपिटेटिव सब प्रॉब्लम्स आती, देखिए आप आपकी रिपिटेटिव सब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है इस केस में, तभी आपका 41 और 41 टेस्ट केस दोनों में अगर आप रिकर्सिव लिखो, चाहे मेमोराइज़ करके लिखो, तब भी आपका 41 टेस्ट केस चल रहा है। लेकिन हम मान लीजिए अगर आपकी आती, तो आपका ये जो कोड है पता है कितने में कन्वर्ट हो जाता? अगर कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होता ना, लीड कोड तो चलिए छोटे-छोटे टेस्ट केस देता है, जैसे कॉम्पिटिटिव प्लेटफ़ॉर्म जैसे कोड फोर्सेस, एट कोडर, जब ये प्रॉब्लम बनाता ना, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रखता, मतलब कुछ ऐसे टेस्ट केस रखता कि आपके ये जो की है रिपीट ज़रूर होती। तो बस मैं आपको एफिशिएंट वे बता रहा हूँ लिखने का। तो अगर आपकी की रिपीट होती तो आपका ये जो पहले जो 2 की पावर m प्लस n में हो रहा था ना, वो आपको पता है कितने में हो जाता? m इंटू n में हो जाता, और m इंटू n में ये वाला कोड हो गया, और log h में ये हो गया। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल कितनी हो जाती? ऑर्डर ऑफ mn log h, log h, mn log h। ठीक है? ये हो जाती वर्स्ट केस में। लेकिन अभी आप अगर आप ये रिकर्जन लिख रहे हो तो आपकी कोई रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम्स का मीन्स क्या है कि कोई भी की रिपीट नहीं हो रही है आपकी, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कोई भी ऐसी की आपकी रिपीट नहीं हो रही होगी, जिसमें हेल्थ ये आपका की बन रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी की क्या 0, 0 मान लीजिए हेल्थ अगर आप 5 के लिए चेक कर रहे हो, चाहे 0, 1, 8 के लिए चेक कर रहे हो, तो ऐसे कोई रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी जिस तरीके से अभी हमने सॉल्व किया है। दैट्स वाई आपका जो प्रॉब्लम है अभी भी स्टिल 2 की पावर m प्लस n में ही है। तो आप मेमोराइज़ करो चाहे ना करो, आपका जो कोड है अभी भी 2 की पावर m प्लस n ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इस केस में। क्योंकि आपका टेस्ट केस तब भी 41 चला, अभी भी 41 चला। तो इट मीन्स आपकी रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम जो हमने जिस तरीके से अभी हमने रिकर्सिव कोड लिखा है, उससे हमारी कोई रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम्स अकर नहीं हो रही है। ठीक है? अभी कोई रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम अकर नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि की हमारा ये है इस बार, सिर्फ i कॉमा जे नहीं। आप बोलोगे भैया कि कभी आप 0,1 से अगर आप कॉल करो तो हो सकता है ना 0,2, हाँ, और 0,2 अगले लेवल से 0,2 आ जाए। इट कैन बी पॉसिबल, हाँ, हो सकता है, ये पॉसिबल है। लेकिन बट अभी जो हमने अभी कोड लिखा है उसमें 3 वेरिएबल हैं, उसमें ये कभी पॉसिबल नहीं होगा 0,1 अगर मैं हेल्थ लेके चल रहा हूँ 5, तो आगे कभी मान लीजिए इसने कॉल किया 0,2 8 को, तो किसी और लेवल से कहीं और से 0,2,8 आ जाए। दैट्स वाई अभी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी ये नहीं बनेगी, आपकी 2 की पावर m प्लस n ही होगी। लेकिन स्टिल मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको अपना कोड कभी अगर आपको 3 वेरिएबल दिखता है, आपको लगता है 3D एरे आपका यूज़ होगा, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप उतनी मेमोरी यूज़ कर सकते हो नहीं। लेकिन अगर आप मेमोरी यूज़ नहीं करते हो तो आप हैश मैप भी यूज़ कर सकते हो। और हैश मैप के थ्रू अगर आपको वो करना होता है मेमोराइज़, तो कैसे मेमोराइज़ करते हैं मैंने आपको ये तरीका बताया आपको यहाँ पे। इसलिए ये मेरा वो था आपको पर्पस बताने का कि अगर आपको कभी 3 से 4 वेरिएबल दिखे तो आप कैसे कैसे की बना के अपना आंसर स्टोर कर सकते हो, राइट? मे बी आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम इसका देखने वाले हैं, इसका ओरिजिनल मेमोराइजेशन, रिकर्जन एंड टेबुलेशन एंड देन इसका स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। अभी जो हमने किया वो अभी तक ब्रूट फोर्स ही है। पहले हमने क्या करा, पहले हमने लीनियर सर्च किया। लीनियर सर्च का जो था ऑर्डर ऑफ एच में जो चल रहा था, फिर उसको हमने ऑप्टिमाइज़ किया, लॉग एच में बाइनरी सर्च लगा दिया ऑन आंसर्स। लेकिन बाइनरी सर्च ऑन आंसर्स भी विद रिकर्जन, बाइनरी सर्च विद रिकर्जन। फिर हमने यूज़ किया लीनियर सर्च विद रिकर्जन। फिर हमने रिकर्जन को भी मेमोराइज़ करा कि क्या पता हमारा कोड चल जाए, कि क्या पता की जो है हमारी मिनिमम हेल्थ i कॉमा जे वो हमारी रिपीट हो रही हो। बट हमने देखा कि हमारा तब भी टेस्ट केस सेम चल रहे हैं। इट मीन्स जो अभी हमने की बनाई है वो कभी रिपीटेटिव नहीं है। तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अभी भी क्या हो रही है, वर्स्ट केस में mn 2 की पावर m प्लस n log h ही रह रही है। दैट्स वाई आपका कोड नहीं चल रहा है, क्योंकि देखिए mn log h हो जाती है अगर आपकी इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपका कोड रन हो जाता है। क्यों? क्योंकि m की वैल्यू क्या है 200 वर्स्ट केस में, n की वैल्यू क्या है 200 वर्स्ट केस में। log h क्या हो जाएगा, log h 4 इंटू 10 की पावर 6 वर्स्ट केस में। आपको पता है h क्या है 4 इंटू 10 की पावर 6। अगर ये उतर भी जाता तो ये क्या रह जाता 4 इंटू
देखिए 4 × 10⁴ ही रह जाता वर्स्ट केस में। देखिए मैं इसको ये बोल सकता हूँ, है ना? और ज़्यादा ज़्यादा मान लीजिए 4 ये 6 नीचे भी आ जाता, 6 हो जाए 24, तो मतलब वर्स्ट केस में 10⁵ ऑपरेशन ही आपके परफॉर्म होते, तो आपका कोड चल जाता अगर मेमोराइज़ होने पे, क्योंकि अगर हम मेमोराइज़ करते तो mn log h हो जाता, mn log h हो जाता। इट मीन्स कि आपकी रिपीटेटिव सब प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, लेकिन आपका अभी भी 41 टेस्ट केस चल रहा है और टीएलई आ रहा है। येस और नो? हाँ, तो आप यानी इस कोड को आप मेमोराइज़ करिए चाहे ना करिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जो आपने स्ट्रिंग की ली है अभी भी, वो आपकी रिपिटेटिव नहीं है, कभी भी रिपिटेटिव नहीं होगी। मेबी आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका देखेंगे मेमोराइज़ेशन एंड रिकर्जन।